हाय फ्रेंड्स, करंट इन के आज के वीडियो लेसन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो 3 किसान विधेयक हाल ही में चर्चा का विषय थे, रिसेंटली न्यूज में थे, वो तीनों बिल अब एक्ट बन चुके हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने बीते रविवार यानी 27 सितंबर 2020 को तीनों बिल को अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। यह 3 बिल है: द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, and third one is the Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Service Bill 2020। और हिंदी वाले दोस्तों के लिए इसे अनिवार्य वस्तुएं संशोधन बिल 2020, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 एंड थर्ड वन इज मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020 के नाम से जाना जाएगा। इस तीनों विधेयक में से आज हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 एक्ट इसलिए क्योंकि अब यह बिल एक्ट में तब्दील हो चुका है के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके साथ ही हम पॉलिटिका एक्ट टॉपिक जिसे ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कहते हैं उसके बारे में भी डीपली डिस्कस करेंगे। और साथ ही इस एक्ट में स्टॉक लिमिट की बात की गई है। स्टॉक लिमिट का कंसेप्ट क्या है, क्या इसके प्रावधान है, केंद्र सरकार को इससे क्या फायदा होगा और हमारे किसान भाइयों को इससे क्या फायदा होगा, इन सब के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे और आसान भाषा में इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 को 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल 5 जून के जारी अध्यादेश का स्थान लेता है और अनिवार्य वस्तुएं एक्ट 1955 में संशोधन करता है। इस एक्ट से केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं के उत्पादन, सप्लाई, वितरण, ट्रेड और कॉमर्स को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। सरकार का मानना है कि इस बिल से कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बढ़ेगा और साथ में किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। दी एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल को 14 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया, 15 सितंबर को लोकसभा में पास हुआ, 22 सितंबर को राज्यसभा में पास हुआ और 27 सितंबर को प्रेसिडेंट से इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को अब दी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 के नाम से जाना जाएगा। इस एक्ट के जरिए केंद्र सरकार कुछ वस्तुओं जैसे कि फूड आइटम्स, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अनिवार्य वस्तु यानी एसेंशियल कमोडिटीज के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। लेट्स सी सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के जरिए किन किन चीज़ों को रेगुलेट कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है और किन हालात में इस पर रेगुलेशन लगा सकती है, उसके बारे में अब बात करते हैं। इस एक्ट के जरिए कुछ वस्तुएं जैसे कि फूड आइटम्स, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सरकार यानी केंद्र सरकार अनिवार्य वस्तुएं यानी एसेंशियल कमोडिटीज के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है, ऐसा इसमें प्रावधान रखा गया है। केंद्र सरकार इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी वस्तुएं जो अनिवार्य वस्तुएं की कैटेगरी में आती है उसका उत्पादन, सप्लाई, वितरण, व्यापार, वाणिज्य को रेगुलेट कर सकती है या इसे प्रतिबंधित भी कर सकती है। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार केवल असामान्य परिस्थितियां जैसे कि युद्ध, अकाल या फेमिन, असामान्य मूल्य वृद्धि, स्टीफ इन्फ्लेशन और गंभीर प्राकृतिक आपदा फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेलों की सप्लाई को रेगुलेट कर सकती है। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश हमारे संविधान के आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केंद्रीय मंत्रिमंडल की रिकमेंडेशन पर जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 123 से यह पावर राष्ट्रपति को दी गई है, बट ऑर्डिनेंस को केवल पार्लियामेंट का सेशन जब एक्टिव ना हो तभी जारी कर सकते हैं और जारी करने के बाद इमीडिएट इफेक्ट्स यह एक एक्ट की तरह काम करने लगता है। बट इस ऑर्डिनेंस को एक्ट में बदलने के लिए इसे पार्लियामेंट से पास होना पड़ता है और उसके लिए पार्लियामेंट जब रीअसेंबल होती है तो विथ इन 6 वीक में इसे दोनों सदन से पास करना पड़ता है और अगर ये दोनों सदन इसे डिसअप्रूव कर दे तो अपने आप ये काम करना बंद कर देगा। एंड यू ऑल नो दैट पार्लियामेंट के 2 सेशन या सत्र के बीच 6 मंथ से ज़्यादा का वक्त नहीं हो सकता। नाउ इस एक्ट में यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 में जो स्टॉक लिमिट की बात की गई है उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम 1-2 एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। जैसा कि इस एक्ट में प्रावधान है कि यह स्टॉक की सीमा असामान्य मूल्य वृद्धि यानी महंगाई की परिस्थिति में इसे लागू किया जा सकता है। सो हम यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल के जरिए इसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के नागपुर में एक वेयर हाउस में 100 kg ऑरेंजेस है, या फिर इसे गुजरात के डीसा में एक वेयर हाउस में 100 kg पोटैटोज है।
यहाँ पर डिमांड के सामने इस वेयर हाउस से कंटिन्यूस सप्लाई होता है, लेकिन इन वेयर हाउसेस के मालिक को एक दिन लगता है कि आज हम प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करेंगे, इसे मूल्य वृद्धि होगी और तब हम इसे यहाँ से सप्लाई करेंगे, और इसके सामने डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट यह आता है कि महंगाई बढ़ने लगती है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस दोनों चीज़ों को, जैसे ऑरेंज और पोटैटोज को एसेंशियल चीज़ वस्तु की श्रेणी में डाल दे और इस पर स्टॉक लिमिट लागू कर दे कि आप इन वेयर हाउस में 50 केजी से ज़्यादा का स्टॉक नहीं रख सकते, तो जबरन इनके मालिकों को 50 केजी पोटैटोज या ऑरेंज को मार्केट में सप्लाई करना पड़ेगा और इससे महंगाई कुछ हद तक कम होगी। सो यहाँ पर स्टॉक लिमिट से अपने देश के किसानों को कोई फायदा हो सकता है? देन द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ जो किसान है उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड काफ़ी कम मात्रा में होती है, या फिर यूँ कह लीजिए कि हमारे किसान छोटे किसान होते हैं, इसलिए यहाँ पर उसके पास ना तो कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट होता है और ना ही उनके पास कोई वेयर हाउस होता है जिसमें वो स्टॉक रख सके। सो इस स्टॉक लिमिट से ना तो उसका कोई फायदा है, ना ही उसका कोई नुकसान है। और यह स्टॉक की सीमा किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार लागू कर सकती है? तो इसमें 2 कंडीशन दी गई है। अगर बागबानी उत्पाद है तो उसके रिटेल मूल्य में 100% की वृद्धि होती है, एंड सेकंड इज नष्ट न होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों में रिटेल मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, तो ही इसे स्टॉक लिमिट लागू किया जाएगा। और ये वृद्धि की गणना पिछले 12 महीनों के मूल्य में या फिर 5 वर्ष के औसत मूल्य में जो कम है उसके आधार पर की जाएगी। एक्ट में कुछ एग्जेम्पशन है, कुछ छूट दी गई है, रियायत दी गई है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे कि इस बिल में प्रावधान है कि कृषि उत्पाद के प्रोसेसर, यानी जो कृषि प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं, और वैल्यू चेन का हिस्सेदार व्यक्ति। ये वैल्यू चेन का हिस्सेदार व्यक्ति क्या होता है? यानी अगर कोई व्यक्ति कृषि उत्पाद को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज या उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसे वैल्यू चेन का हिस्सेदार व्यक्ति गिना जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। सो जो वैल्यू चेन का हिस्सेदार व्यक्ति है वो और कृषि उत्पाद का प्रोसेसिंग करने वाले व्यक्ति को स्टॉक की सीमा लागू नहीं होगी। लेकिन ये किन कंडीशन में लागू नहीं होगी उसे देखते हैं। तो उसके लिए 2 कंडीशन है। अगर आपकी प्रोसेसिंग यूनिट की इंस्टॉल जो कैपेसिटी है उसकी सीमा जो तय की गई है उससे ज़्यादा ना हो, तब तक वो आपको सीमा लागू नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन, जिसमें आप अगर सप्लायर है और आप जिस चीज़ का सप्लाई करते हैं उसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, तो आपको जो आप निर्यात करते हैं उस चीज़ के लिए आपको कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। देयर इज ऑल्सो थर्ड कंडीशन विच इज अप्लाई टू PDS, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जानते हैं। उसके गोदामों को यह स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। साथ के इसके वैल्यू चेन, यानी इसका जो ट्रांसपोर्टेशन करने वाले व्यक्तियों को, और साथ ही इसे सप्लायर और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले व्यक्तियों को भी यह स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी।